morning to all of you. In this class I am going to start with the topic wall of blood vessels. Before going to start, first revise our previous class content कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है previous class में. सबसे पहले कि blood is a special type of connective tissue, special type of connective tissue formed by formed element and blood plasma. Now blood plasma consists of water 90 से 92% water and protein 6 to 8% protein. Formed elements are RBCs, WBCs and platelets. RBCs help in oxygen transport or oxygen transport. Then WBCs help in immune response or generate immune response. These are agranulocytes and granulocytes. In agranulocytes are monocytes and lymphocytes, और granulocytes में neutrophils, basophils and eosinophils. Then platelets, these are also known as thrombocytes and mainly help in blood clotting of blood. तो generate clotting factors और form clotting factors. Then इसके बाद जो हमने blood group पढ़ा था, then blood group में कौन कौन से blood group होते हैं, ABO type and group RH grouping. ABO RH grouping में erythroblastosis fetalis एक कॉमन डिजीज जनरली ऑब्जर्व की जाती है इन पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में. अगर निगेटिव मदर है और पॉजिटिव फीटस है तो उनके बीच में ये डिजीज कॉज हो सकता है. इस सीवियर कंडीशन में क्या होगा, जो फीटस है ये फैटल हो जाएगा, फैटल टू फीटस होंगे ये डिजीज. और सेकेंड इज एनीमिक, मोस्ट सीवियर कंडीशन में एनीमिया कॉज हो जाएगा और जॉइंडिस हो जाता है ऐसे फीटस को ना. इसके बाद ABO ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग के बाद लिम्फ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड ब्लड के सिवा. और ब्लड कैपिलरीज डायरेक्ट सेल को नहीं प्रोवाइड करेंगी कोई भी न्यूट्रिशन और कोई भी सब्सटेंसेस. ये डिफ्यूज़न के थ्रू सबसे पहले जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है, चाहे ऑक्सीजन न्यूट्रिटिव मटेरियल प्लस ऑक्सीजन हो और गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सभी ब्लड कैपिलरीज से लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा. इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज होंगे ये सभी गैसेस और मिनरल्स एंड न्यूट्रिटिव सब्सटेंस. देन इसके बाद डिफ्यूज़न के बाद सेल में ये ट्रांसपोर्ट होंगे. देन लिम्फ सिस्टम के बाद देन डबल सर्कुलेशन, जो हार्ट है ये ब्लड पंप किसके थ्रू होता है, हार्ट के थ्रू होता है. फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट और एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स में अगेन 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड एक्चुअली इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स में, और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट रहेगा पूरा कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट. एविस एंड मैमल में 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गए जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल. देन हार्ट फंक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे कार्डियक साइकिल होता है, दैट इज सिस्टोल एंड आर्टेरियल ऑरिकल, सिस्टोल, डायस्टोल एंड वेंट्रिकल. सिस्टोल डायस्टोल के थ्रू ब्लड सप्लाई किया जाता है, और एक बार जो एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड सप्लाई किया जाता है वो 500 ml है, और इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है ना. इसके बाद डबल सर्कुलेशन क्या है, जितने भी हमने फिशेस देखा इसमें सिंगल टाइप का सर्कुलेशन और ब्लड कैसा होता है, वीनस ब्लड. और एम्फीबियंस में डबल सर्कुलेशन लेकिन अगेन वीनस ब्लड है. रेप्टाइल्स में अगेन डबल सर्कुलेशन लेकिन वीनस ब्लड है. अब एवीज एंड मैमल में डबल सर्कुलेशन और प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये कैसे होता है, लंग से वापस से प्योर ब्लड हार्ट में ड्रेन कर दिया जाता है पूरी बॉडी में पंप करने के लिए. तो एक बार इम्प्योर ब्लड को ड्रेन किया जाता है ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में, देन लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड लंग के थ्रू ड्रेन किया जाता है, तो इसलिए डबल सर्कुलेशन है. देन वॉल ऑफ ब्लड वेसल. today's topic is wall of blood vessels. वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. वॉल ऑफ ब्लड वेसल की वॉल कैसे होगी, जितनी भी आर्टरी होंगे और वेन होंगे इनकी वॉल 3 लेयर के बने होंगे, चाहे आर्टरी हो और वेन हो.
मिडिल लेयर स्मूथ मसल फॉर्म बाय लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल लेयर। सबसे पहले 3 लेयर में कौन कौन से लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर और इनर लेयर। और इसी को क्या बोला जाता है? ट्यूनिका इंटरना फॉर्म बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। फॉर्म बाय स्क्वैमस एपिथेलियम से ये वॉल बने होते हैं। इंटरनल जितने भी ट्यूनिका इंटरना किसका बना होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होगा। चाहे ये आर्टरी हो और वेन हो, कोई भी ब्लड वेसल हो, आर्टरी और वेन में दोनों में ही ये 3 लेयर जरूर होंगे। अब यहाँ पे ट्यूनिका इंटरना जो स्क्वैमस एपिथेलियम, देन मिडिल लेयर में 2 सेगमेंट होंगे। मिडिल लेयर मिडिल लेयर फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स। अब ये स्मूथ मसल्स कौन से होंगी? आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल लेयर ना। इसके बाद सबसे आउटर मोस्ट एक्सटर्नल लेयर नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना इन्हें बोला जाएगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना। और जो यहाँ पे जो इनकी जो मसल होंगे या जो कवरिंग होगा वो कैसा होगा? वो उसमें क्या होंगे? कोलेजन्स फॉर्म बाय फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स। तो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रेक्शन इन्हें रिलैक्सेशन होता है, तो इस वजह से 2 स्मूथ लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। स्मूथ लेयर लॉन्गिट्यूडनल आउटर साइड में और सर्कुलर इनर साइड में प्रेजेंट हो गए। अब इसमें इन वेन और आर्टरी में क्या डिफरेंस रहता है? अगर ये आर्टरी है तो वेन की वॉल में क्या डिफरेंस होगा? ये तीनों लेयर तो एज सच मिलेगी, मतलब कि ट्यूनिका इंटरना भी स्क्वैमस एपिथेलियम का होगा और मिडिल लेयर स्मूथ मसल में लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल भी होंगे। एक्सटर्नल लेयर में ट्यूनिका एक्सटर्ना भी होगा जो फॉर्म हुआ होगा कोलेजन फाइबर्स में, जहाँ पे फाइबर प्रेजेंट मसल और एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। साथ में मसल्स में एपिथेलियल सेल्स से कवरिंग होगी, साथ में कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होंगे आर्टरी में और वेन में, दोनों में। इसके साथ ये स्ट्रक्चरली लेकिन डिफरेंट होते हैं। जो वॉल है, ये सभी जितने भी आर्टरी की वॉल है ये थिक होते हैं और जो वेन की वॉल होगी वो थिन होंगे। दैट मीन्स कि जो ल्यूमन होगा, अंदर का जो स्पेस होगा ये ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आर्टरी। वेन में ये ज़्यादा होगा ल्यूमेन। ल्यूमेन में स्पेस ज़्यादा होगा और वॉल कैसी होगी? थिन वॉल्ड होंगे। वॉल इसकी थिन होगी और ये थिन होती है और यहाँ पे
जो वॉल होगा आर्टरी में, यहाँ पे थिक वॉल, थिक वॉल प्रेजेंट होंगे। जो वॉल होगी थिक वॉल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर हार्ट से ये निकलेंगे आर्टरीज, और प्योर ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्हें पहुंचाना होता है डिफरेंट सेल तक। तो यहाँ पे हार्ट पंप करते हैं तो हाई प्रेशर को झेलने के लिए इनकी वॉल थिक होती है। लेकिन ये कहाँ से निकलेंगे, ये बॉडी से हार्ट की तरफ जाएंगे, बॉडी से हार्ट की तरफ, जितने भी वेन हैं, वेन में, बॉडी से हार्ट की तरफ वेन में जाएंगे, वेन में, और यहाँ पे आर्टरी में, आर्टरी में हार्ट से ये बॉडी की तरफ जाते हैं। और ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे होंगे। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ले जाते हैं, और इस वजह से हार्ट से जा रहे हैं, दैट मीन्स कि हार्ट पंप करेंगे, प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए यहाँ पे वॉल इनकी थिक होती है आर्टरी की, और यहाँ पे ऐसा बॉडी से कोई प्रेशर नहीं लगता है, ये सिर्फ ग्रेडियंट के थ्रू मूव करते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है हार्ट में जाने के लिए, जिस वजह से इनकी वॉल थिन होते हैं और ल्यूमेन ज़्यादा होगा, यहाँ पे ल्यूमेन कम होगा इन कंपैरिजन टू वेन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन या रेगुलेशन ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन। रेगुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेशन, ये एक्चुअली में ये खुद रेगुलेट होता है, दैट मीन्स कि जो नोडल सिस्टम है हार्ट का वो खुद रेगुलेट करता है, तो ये दिस इज रेगुलेटेड बाय नोडल सिस्टम। नोडल सिस्टम दैट इज SA node एंड AV नोड के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। जो सिस्टोल डायस्टोल है हार्ट का, ये रेगुलेट किसके थ्रू होगा, SA नोड और AV नोड। इसके साथ मेडुला ऑब्लंगेटा में इसका रेगुलेशन होता है। तो CNS दैट इज मेडुला ऑब्लंगेटा से इसका रेगुलेशन क्या होगा कि रेगुलेट होगा, दैट मीन्स कि ये किस अमाउंट में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, और हार्ट मतलब कि टोटल आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं, तो इट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑब्लंगेटा के थ्रू, इसके बाद ये तो CNS हो गया। CNS के बाद जो इसके बाद PNS और SNS भी रेगुलेट करते हैं। SNS क्या करेंगे, ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। SNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस ये क्या करेंगे, इंक्रीज हार्ट रेट, thereby increase stroke volume and cardiac output. कार्डियक, जिससे ये कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज कर देते हैं। तो ओवरऑल जब हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स कि हार्ट बीट इंक्रीज करेंगे, तो जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो भी इंक्रीज करेंगे, और जो एक कार्डियक साइकिल में स्ट्रोक वॉल्यूम, पूरी कार्डियक साइकिल ही अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो यहाँ पे कार्डियक मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो कार्डियक साइकिल भी ज़्यादा होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और कार्डियक साइकिल इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल इंक्रीज कर जाएंगे, इनके इंक्रीज करने से टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा, और तो ओवरऑल जो कार्डियक आउटपुट है, दैट मीन्स कि 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी, या ब्लड पंप हो रहा है कार्डियक के थ्रू, वो भी ओवरऑल इंक्रीज कर जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है ANS, सॉरी PNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करेंगे, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट डिक्रीज करने से क्या होगा कि टोटल कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन टोटल कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज इन टोटल कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज टोटल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से डिक्रीज है। नेक्स्ट यहाँ पे एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, ये भी रेगुलेट करेंगे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ऑल्सो, अगर इनके एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन अगर इंक्रीज करेंगे, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर ये इंक्रीज करेंगे तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो नॉर ऑल्सो इंक्रीज हार्ट रेट, heart rate also increasing cardiac output, टोटल कार्डियक आउटपुट भी इससे इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेडुलरी
जितने भी मेडुलरी जितने भी हार्मोन होंगे, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन ऑल्सो इंक्रीज हार्ट रेट। इनके इंक्रीज होने से हार्ट रेट भी ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एड्रिनल हार्मोन इंक्रीज होने से ये भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये इसके बाद नेक्स्ट है डिजीज और डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिजीज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिजीज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में डिजीज से रिलेटेड डिजीज एंड डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर में क्या होगा कि यहाँ पे जो कोरोनरीज आर्टरी होंगे, ये हार्ट की वॉल को भी ब्लड चाहिए होता है खुद के सर्वाइवल के लिए और खुद की नीड पूरी करने के लिए। जब जो हार्ट मसल होंगी वो हेल्दी रहेंगी तब प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाएंगे। तो खुद के लिए जब यहाँ पे अपने आप को जब ये सप्लाई नहीं कर पाते हैं ब्लड और अपने आप को जब नहीं सप्लाई कर पाएंगे प्रॉपर वे में ब्लड, तो पूरे ओवरऑल इनकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी और बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते हैं। और इस केस में क्या होगा, हार्ट फेल्योर में क्या होगा कि जब हार्ट की वॉल को ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और ब्लड में ही जितने भी ऑक्सीजन होंगे या न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होंगे तो यहाँ पे हार्ट मसल की नीड फुलफिल नहीं हो पाएंगे और इस केस में हार्ट फेल्योर की कंडीशन आएगी कि प्रॉपर हार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा, हार्ट अरेस्ट हो जाएगा और फंक्शन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ब्लड। तो ये कैसे होगा? व्हेन सप्लाई ऑफ ब्लड in heart wall ब्लॉक हो जाए, अगर हार्ट सप्लाई जो ब्लड की है वो हार्ट वॉल में, तो क्या होगा, ये हार्ट फेल्योर की कंडीशन आएगी। ऐसे में ओवरऑल इफिशियंसी जो वर्क इफिशियंसी होगी इस हार्ट का तो वो डिक्रीज कर जाएगा। वर्क इफिशियंसी ऑफ हार्ट डिक्रीजेस। सेकेंड इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी से ही नाम इंडिकेट है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी हैं ये ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट की वॉल को और हार्ट के सेल्स को। तो जितने भी अगर चैम्बर, जितने भी 4 चैम्बर में जितने भी मसल्स होंगे, कार्डियक मसल्स, उन्हें सप्लाई कैसे हो, ब्लड कैसे होगा, कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू। कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है। अगर इस केस में अगर ये कोरोनरीज आर्टरीज क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगे और ओवरऑल जो हार्ट में जो भी ऑक्सीजन है इस वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा
उस हार्ट की वॉल को, तो वो अपने खुद के फंक्शन के लिए एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और वो धीरे धीरे जो हार्ट की मसल्स हैं वो डाई करने लग जाएंगे। तो इस केस में भी जो हार्ट अटैक आता है, इसी केस में आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होंगी वॉल में, हार्ट वॉल में जो ब्लड वेसल्स होंगे वो प्रॉपर वे में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते हैं, ब्लॉकेज आ जाएंगे। ये ब्लॉकेज किस वजह से आएंगे? जनरली कि जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड वेसल्स में, हार्ट की ब्लड वेसल में जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा तो इनकी वॉल में भी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लग जाएगा, दैट इज फैट का डिपोजिशन होने लग जाएगा वॉल के विद इन वॉल, अंदर इनर साइड में। तो क्या होगा कि ओवरऑल स्पेस कम हो गया इस हार्ट की आर्टरी में, जो भी ल्यूमेन में जो स्पेस है वो ओवरऑल कम हो जाएगा। और जब आरबीसी जो इसे फ्लुएंटली यहाँ पे फ्लो करना था वो फ्लुएंटली फ्लो नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे जगह जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाता है, ये फ्लो नहीं प्रॉपर वे में कर पाते हैं और यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगा। और ये ब्लॉकेज किसकी वजह से आ रहा है? हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से जो हार्ट की वॉल के अंदर है। और ओवरऑल जो भी ये कैपिलरीज कोरोनरी आर्टरी जहाँ कहाँ जा रहे थे, जिस भी मसल्स में जा रहे हो हार्ट की मसल्स में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। आरबीसी क्यों किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? एटीपी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो पूरा एनर्जी नहीं मिल पाती है इन हार्ट मसल्स को और सेल को एनर्जी नहीं मिल पाएंगे और ये धीरे धीरे डाई करने लग जाएंगे। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, वॉल में डिपोजिशन होने लगता है। तो ओवरऑल क्या होगा कि जो सप्लाई है वो इफेक्टेड हो जाएगा, सप्लाई ऑफ ब्लड, सप्लाई ब्लड की इफेक्टेड हो जाएगी। और इसमें जो हार्ट मसल है डाई करने लग जाते हैं हार्ट की मसल और इसके ओवरऑल हार्ट की इफिशिएंसी कम हो जाएगी, हार्ट के मसल डाई करने लग जाएंगे। तो क्या होगा कि हार्ट को सप्लाई ब्लड सप्लाई करना रहता है, तो यहाँ पे इसी को बोला जाता है हार्ट अटैक। तो जनरली किस केस में होगा? कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। तो इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर। थर्ड इज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जनरली मिडिल एज और एल्डर एज में ये कॉमन है, हाई ब्लड प्रेशर का होना। यहाँ पे टोटल कार्डियक आउटपुट ही बढ़ जाता है। जो पेशेंट रहेगा जहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर रहेगा वो टोटल कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ये कब होगा? जब या तो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन से हार्मोन अगर ज़्यादा बन रहे हो, या जो भी हार्ट में कंट्रोल कैसे हो, हार्ट बीट कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, एसएनएस और पीएनएस के थ्रू जो हार्ट बीट कंट्रोल हो रहा है, तो ये भी रेगुलेट करेंगे ब्लड प्रेशर को। और अगर ये इनका स्टिमुलस हाई हो जाएगा तो ये इंक्रीज पीएनएस का अगर वर्क कर रहे हैं, तो ये एसएनएस अगर वर्क कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे ब्लड प्रेशर को और यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल कैसे इंक्रीज कर रहा है? कार्डियक आउटपुट के थ्रू।
नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर।